हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्लेम 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू हम। आप ओनली आज की तरफ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से ये चैनल अवेलेबल है, आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर सकते हो। इस चैनल पे आपको यूपीएससी स्टेट पी से रिलेटेड मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इन वीडियोस की आपको अगर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और इन क्वेश्चंस को पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली एस की तरफ से 31 मई से कोर्स शुरू हो रहा है, डीपीपी डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम। इस कोर्स के अंदर क्या क्या होगा, एनसीईआरटी 6 से 12 क्लास की सारी वीडियोज आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज, सीसेट के टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, रोजाना 10 एमसीक्यूज लाइक पढ़ाई करो, टेस्ट दो। और इस कोर्स को आप मोबाइल के ऐप के थ्रू भी चला सकते हैं, और आप कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके पास जो भी होगा आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपने आप को एनरोल करने के लिए जाना होगा dpp.onlyielts.in पे। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल अस एट 70079312। ठीक है, तो ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। 31 मई से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड दिया हुआ है। 3 अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं और अपने को इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत है वो बताना है। सो वी हैव 3 स्टेटमेंट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि भाई जो इसका प्राइमरी मैंडेट है वो ये है कि जो न्यूक्लियर अपनी टेक्नोलॉजी है उनका सेफ यूज़ हो, उनका सिक्योर वे में यूज़ हो, उनका पीसफुल वे में यूज़ हो। दूसरा बोला है कि इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एंड इट हैज़ नो कनेक्शन विद द यूनाइटेड नेशन, मतलब इसका यूनाइटेड नेशन से कोई रिश्तेदारी नहीं है। तीसरा बोला इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हमने देखा कि यूएस ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम लॉन्च कर दिए, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पे। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे दुनिया भर के अंदर ये बात चलने लगी कि हमने साइंस को और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है कि अब इससे हम जो है वो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो कुछ जो अवेयर कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। वी शुड यूज़ इट इन अ सेफ, सिक्योर एंड द पीसफुल मैनर एंड वी शुड यूज़ इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि भाई इसका जो यूज़ है इसका जो मैंडेट है वो ये है कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेफ यूज़ करें, सिक्योर करें। दूसरा देखो गलत है, ये ना यूएन के अंदर एक बॉडी है। तीसरा भी गलत है, 1957 के अंदर इस बॉडी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर। हमें क्या पूछा है, हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट है ड्वाइट एस हॉनोवर, उन्होंने 1953 के अंदर एक स्पीच दी थी, एटम्स फॉर पीस। उसके बाद ये बना 1957 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है। यहाँ आप हिंदी में देख पाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि हमें ग्रुप, कोई एग्रीमेंट, कोई अरेंजमेंट ऐसे दिया हुआ है, अपने को करेक्ट बताना है। देखो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में दिया हुआ है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सारे एरियल व्हीकल्स, ऐसे सारे रॉकेट्स जो कि कैपेबल हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिलीवर करने में, उसको कंट्रोल करेंगे। सेकंड दिया है एमटीसीआर के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, उसके बारे में बोला है कि केमिकल और बायो जो लॉजिकल टेक्नोलॉजी है उसको वेपनाइज होने से रोकना है। तीसरा बोला है वासेनार अरेंजमेंट, इसमें बोला है कि जो ड्यूअल यूज़ गुड्स और टेक्नोलॉजी है उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ ना वो आपस में रिवर्स लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में होता है कि बायोलॉजी और केमिकल जो वेपन्स हैं उनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम इतना ज़्यादा डेवलप ना करने कि उसकी वजह से हम उनको एज ए वेपन उनको बना लें। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में इसकी बात है। और एमटीसीआर में है कि ऐसे सारे रॉकेट्स, ऐसे सारे एरियल व्हीकल्स जो कि कैपेबल हैं मास डिस्ट्रक्शन के वेपन डिलीवर करने के लिए, उनको रेगुलेट करना है। वासेनार अरेंजमेंट में है कि भाई जो ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3। देखो ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एमटीसीआर, वासेनार, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें ऑलरेडी उनके बारे में डिटेल पता हो। तो यहाँ पे अपना पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट अपना सही है। ठीक है, इस तरीके का यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है शायद 2017 में। उसमें सीडब्ल्यूसी के बारे में दिया हुआ था, कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्रा
रिवर के बारे में अपने को दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये माउंट कैलाश भगवान शिव के जहाँ रहते हैं वहाँ पे माउंट कैलाश, और उसके पास में एक आंशिक ग्लेशियर है, उस आंशिक ग्लेशियर से ये ओरिजिन होती है, इसका उदय होता है। ठीक है। दूसरा बोला है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल यहाँ से निकलती है। देखो, अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन 2011 के बाद में चाइना का आर्ग्यूमेंट है कि ये चेमयांगडोंग से नहीं है, एंग्सी ग्लेशियर से निकलती है। तो आप जैसा भी मानना चाहो, आप एनसीईआरटी के हिसाब से मानोगे तो चेमयांगडोंग ग्लेशियर हो जाएगा, और अगर हम चाइना की बात मानेंगे तो चाइना से एंग्सी ग्लेशियर हो जाएगा। अब चाइना जो क्लेम करता है उसको हम वेरीफाई करने तो गए नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हम मान लेते हैं कि भाई चाइना जो बोल रहा है कि भाई हमारे चेमयांगडोंग से नहीं निकलती है, आंगसी से निकलती है, तो हम मान लेते हैं। दूसरा देखो, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल इससे निकलती है। अरे वेस्ट बंगाल से नहीं निकलती है। अपने मैप के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप कर दोगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉरी, इसमें कौन सा सही हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, यानी कि 1 ओनली, एंग्सी ग्लेशियर। पहले हम ये देखते थे कि चेमायोंगडोंग से निकलती है, अभी मानना जा रहा है कि भाई आंगसी से निकलती है, दूसरा इनकरेक्ट है। ये यहाँ पे आप हिंदी में भी देख पाओगे इसको, और ऐसे क्वेश्चन ना मैप के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को जो है हम यारलुंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये तिब्बत से रिलीज होती है, तिब्बत से रिलीज होती हुई फिर यहाँ पे अरुणाचल से आती हुई, और अचानक से जो है वो साउदर्न एरिया में कट मार लेती है, फिर असम होती हुई और ये बांग्लादेश के अंदर मिल जाती है। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन जो है 2016 के प्रीलिम्स में आया था, उसमें तीस्ता रिवर के बारे में दिया हुआ था कि भाई तीस्ता जो है वो असम से निकलती है, वेस्ट बंगाल से निकलती है, और फिर आगे जाके ब्रह्मपुत्रा के अंदर मिल जाती है, ऐसा कुछ दिया हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? शुगर कैन गन्ने से, बीट रूट से, हनी प्रोडक्शन से, स्वीट पोटैटो शक्करकंद से। देखो, स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, झारखंड सरकार का एक प्रोग्राम है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, नहीं भी होगा तो स्वीट रेवोल्यूशन आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये हनी से रिलेटेड होगा। तो झारखंड सरकार का ये प्रोग्राम है, और इसमें ये है कि भाई जो गरीब लोग हैं वो अपने गरीब जो फार्मर्स हैं वो बी कीपिंग करें, मधुमक्खियों का पालन करें, कुछ कमाई हो जाए, और जो बच्चे हैं बच्चों को न्यूट्रिशन, उनका पोषण इंक्रीज हो, और बाकी जो इनकम वगैरह हैं ये सारी की सारी चीज़ें हों। तो इसमें आप देख सकते हो। हालांकि प्रीलिम्स के हिसाब से तो बस ये छोटा सा है, लेकिन आप जीएस मेंस पेपर 3 जहाँ पे इकोनॉमी और फार्मर एग्रीकल्चर दिया हुआ है तो उसमें आ जाए कि भाई ये फार्मर्स किस तरीके से अपनी इनकम को जो और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, उसमें ये हो जाएगा कि जो एंसिलरी एक्टिविटीज़ है अपनी खेती के अलावा वो इस तरीके का बी कीपिंग कर सकते हैं। और फिर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई झारखंड सरकार ने इस तरीके की एक स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट की हुई है, तो उससे हमारा जो आंसर में इंप्रेशन है वो थोड़ा बेटर बनता है। ठीक है, यहां आप हिंदी में देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखो, 5G टेक्नोलॉजी तो अभी एकदम हॉट टॉपिक है, क्योंकि 5G के इंडिया में ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं, तो हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि भाई एटलीस्ट ये 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है। 3 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि भाई इसमें जो है वो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरी इसमें बोला है कि ये क्या होगा कि कोई भी जो सेल टावर होता है ना, जिसको अपन टावर बोलते हैं, जो मोबाइल वाला टावर होता है, उस मोबाइल टावर के थ्रू क्या होगा कि ज़्यादा एरिया तक जो है वो लोग कनेक्ट अपने आप को कर पाएंगे। मतलब हम बोलते हैं ना नॉर्मल कि मेरे में टावर नहीं आ रहा है, मेरे मोबाइल में टावर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हम लोग टावर से दूर हैं, या जब टावर के पास जाते हैं तो हमारे मोबाइल की कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और तीसरा दिया है कि इट विल हैव लोअर लेटेंसी एज कम्पेयर टू दी 4G। देखो, 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आया। अब इसमें क्या है कि स्पीड जो है वो तेज हो रही है, तो लेटेंसी का मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल आप समझिए, व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करते हैं, अगर आपकी स्पीड कम होगी नेटवर्क की तो वो सामने वाले पर्सन के पास थोड़ा लेट से पहुंचेगा। 4G में क्या होता है? थोड़ा कम टाइम लगता है। 5G में क्या होता है? हमें वो मैसेज डिलीवर करने में और कम टाइम लगता है, तो ये लेटेंसी होता है। और लेटेंसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैसेज के लिए होता है, इंटरनेट की किसी भी सर्विस के लिए, जैसे हम कुछ सर्च भी करते हैं तो उसमें भी लेटेंसी होती है। तो इसमें जो लेटेंसी है वो 10 मिली सेकेंड बताई जा रही है, और 4G के अंदर जो लेटेंसी थी वो 20 से 30 मिली सेकेंड थी। पहला देखो बिल्कुल सही है, इसमें ना इंक्रीज्ड बैंडविड्थ है। अब बैंडविड्थ अगर किसी को नहीं पता है तो आप सोचो कि कोई एक छोटा सा एरिया है, और आप एक छोटे से कमरे के अंदर कितने लोगों को रख सकते हो आप?
मान लो कोई रूम है, उसके अंदर क्या होंगे, 100 लोग होंगे जो आराम से रह सकते हैं, बट आपके पास अगर 200 लोग आ गए तो आप क्या करोगे, उनको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उनको रहने के लिए। तो ये बैंडविड्थ ऐसा ही होता है कि मान लीजिए आपने जो रूम है उसको बड़ा कर दिया, अब इसमें क्या होगा, आप इतना बड़ा रूम है कि इसमें 400 आदमी आ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर 100 आदमी आएंगे तो बहुत इजीली रह पाएंगे, तो ये बैंडविड्थ होता है। और इसमें जो वाइडर जो एरिया जो है सेल टावर का, इसमें ये प्रॉब्लम है इस 5G के अंदर। 5G के अंदर ये है कि भाई यहाँ पे एक जो सेल टावर होगा वो कम ही एरिया के अंदर अपना नेटवर्क दे पाएगा, इसलिए हमें 5G के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की ज़रूरत है। जब 5G आ जाएगा तो देश के अंदर और बहुत ज़्यादा नए 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 टावर लग जाएंगे, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा करेक्ट है। यहाँ हिंदी में आप देख पाओगे। और अपना जो प्रीवियस जो सेशन था, उस प्रीवियस सेशन में ये था कि भाई जो जीडीपी और जीवीए के बारे में अपने को बात करनी थी। तो जीडीपी और जीवीए में हमें देखना था कि भाई जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें तो जीडीपी और जीवीए के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ इस टाइप से है कि अगर जीवीए में से हम जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टैक्सेस लगते हैं उनको ऐड कर दें और सब्सिडी को रिड्यूस कर दें तो हम जीडीपी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और आज आपको बताना है कि भाई ये जो टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट है ये कौन सी एजेंसी रिलीज करती है, टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, ठीक है। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं, ये वीडियोस आपको कैसे लगे और इनको हम कैसे और बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियोस को आप आगे शेयर भी करते चलिए। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर।